नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी+सी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 7वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतक के किस संधि का उदाहरण है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा मतय के शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहेंगे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे दंपत्ति कहते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। त्याग देने योग्य त्याग जो होता है ऑप्शन सी में है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्त चित्त होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवालय अश्वशाला। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए अपेक्षा का उपेक्षा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, वसुधा शब्द का अर्थ हो जाएगा धरती है। वसुधा के अन्य समानार्थी शब्दों की यदि हम बात करें तो भू हो जाएगा, अचला हो जाएगा, मेदिनी, मही, धरणी, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा धरती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अभिलाषा, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया है, नीचे लिखे शब्द का सही विलोम चुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिरंतन, चिरंतन का आपको विलोम बताना है दोस्तों। तो चिरंतन का विलोम शब्द बनेगा दोस्तों नस्वर। शाश्वत का विलोम नस्वर हो जाएगा। निरंतर का विलोम कभी कभी और नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा नस्वर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो बैठक शब्द में का प्रत्यय है। का प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्दों की बात करें तो घटक हो जाएगा, ठंडक, शतक और सप्तक हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा, क प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमी का तत्सम रूप है। तो अमी का तत्सम रूप क्या बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा अमी का तत्सम रूप अमृत है। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, चारपाई, यहाँ पे आपको फिल करना है कैसा शब्द है आपको बताना है। तो चारपाई योग रूढ़ शब्द है और योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ होता है। यौगिक होते हुए भी वे शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, कौन सा कारक है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 12 है, कर्म वाच्य में प्रधान होता है। तो कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता की प्रधानता कर्तवाच्य में तथा भाव की प्रधानता भाववाच्य में होती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सहायता। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। पौधा, पुस्तक और लड़का, पौधा, पुस्तक, लड़का लिंग वचन कारक के कारण बहुवचन में भी प्रयोग होते हैं, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्षी। पक्षी शब्द पुल्लिंग है। शेष शब्द चील, कुर्सी, राशि, ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है 15 है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालवाचक। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, आलस शब्द का विशेषण आलसी होता है, जबकि आलस शब्द का तत्सम एवं भाववाचक संज्ञा है। शेष विकल्पों का आलस शब्द से कोई संबंध नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आलसी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 भेद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। तो अशुद्ध दिए गए ऑप्शंस में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा व्यंग। व्यंग यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिया गया है ऑप्शन बी में। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द जो होता है व्यंग, व्यंग को इस तरह नहीं लिखा जाता है, यह अशुद्ध दिया गया ऑप्शन बी में। व्यंग इस प्रकार से लिखा जाता है, आधा वा आएगा और या पे अंक बिंदी आएगा, आधा गा और या आ जाएगा, इस तरह से व्यंग होता है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार से। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, छ वर्ण किसके योग से बनता है। तो छ वर्ण किसके योग से बनता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, छ वर्ण का प्लस खा के योग से बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, गागर में सागर उक्त किस कवि के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी। गागर में सागर उक्ति बिहारी लाल के लिए प्रसिद्ध है और ये रीत काल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी एक मात्र रचना बिहारी सतसई है, जो 719 दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे गद्यांश दिया गया है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के 2 नजरिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीत करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपता है। उसने ही महान व्यक्तियों का सर्जन किया है। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये रहा दोस्तों गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नकारात्मकता का आशय है, इनमें से क्या आशय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराशावाद। क्वेश्चन नंबर 23 है, निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं, के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी वाक्य सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, आत्मिक आनंद से आशय है। तो आत्मिक आनंद से आशय क्या हो जाएगा। आत्मिक आनंद का आशय आहाद से है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। तो खुशामद करना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नखरे उठाना। इसका राइट जवाब बनेगा। ऑप्शन बी में दिया गया है नाक में दम करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा तंग करना। ऑप्शन सी में दिया गया है नाक चढ़ाना, तो नाक चढ़ाने का अर्थ हो जाएगा घृणा व्यक्त करना। नाकों चने चबाना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत तंग करना, बहुत तंग होना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए,
बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत शोभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। किस यहाँ पर अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन ए विभावना। यहाँ पर विभावना अलंकार होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। दी गई पंक्तियों में रस आपको बताना है दोस्तों। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इस पंक्ति में भी आपको रस बताना है, किस कौन सा रस है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर रस है दोस्तों, वीर रस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 28 क्वेश्चन नंबर। यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह शब्द अशुद्ध है। जब वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हो रहा हो तो सर्वनाम भी बहुवचन होना चाहिए, यह के स्थान पर ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास है। सुपुरुष में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह यदि आप करेंगे तो सुंदर पुरुष वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 30। जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी अवैध हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो संविधान के अधीन हो संवैधानिक कहते हैं। जो विधि के अधीन हो वैधानिक कहते हैं। जो संविधान के अधीन हो संवैधानिक हो जाता है। जो विधि के अधीन हो उसे वैधानिक कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दिए गए अनुमानों में से कौन कथन में अंतर्निहित कथन दिया गया है। यहाँ पर सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। ऑप्शन ए है दोनों सलामी बल्लेबाजों में से कोई भी खेलने नहीं आया। ऑप्शन बी है नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना पड़ेगा। ऑप्शन सी है यहाँ पर सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे, इसलिए जल्दी आउट हो गए। ऑप्शन डी है विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्द आउट करने में सफल रहे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। दिए गए कथन और दो कार्रवाइयों को ध्यान से पढ़ें और उनका विश्लेषण करें तथा चयन करें कि कौन सी कार्रवाई कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करती है। कथन है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बहुत अंतर नहीं है, हालांकि डीजल वाहन बहुत अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं और महिलाओं के लिए महंगे होते हैं, माफ़ कीजिएगा, मालिकों के लिए महंगे होते हैं जिन्हें इनके रख रखाव पर बड़ी मात्रा में धन लगाना पड़ता है। कार्रवाई दी गई है ऑप्शन फर्स्ट में सरकार को पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नीति की घोषणा करनी चाहिए और ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कार खरीदने वालों को या तो पेट्रोल वाहन लेने चाहिए या फिर सीएनसी अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी जैसी स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाले नए प्रौद्योगिकी वाहनों को खरीदना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है केवल कार्रवाई फर्स्ट अनुसरण करती है। ऑप्शन बी है केवल कार्रवाई सेकेंड अनुसरण करती है। ऑप्शन सी है कार्रवाई फर्स्ट सेकेंड दोनों अनुसरण करती हैं। ऑप्शन डी है कार्रवाई फर्स्ट और सेकेंड में से भी अनुसरण नहीं करती। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी केवल कार्रवाई सेकेंड अनुसरण करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी 86 आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 56 और 57 में अंतर कितना है? +1 का है और 57 से 61 तक आपको अंतर मिलेगा +4 का। इसी तरह आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 86 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। प्रश्न चिन्ह की जगह सही अक्षर समूह का चयन कीजिए, यहाँ पे दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा HIIZ। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा।
इसकी अगली श्रृंखला होगी दोस्तों HIIZ। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 64 और 65 में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 3-4 निष्कर्ष तर्क प्रथम, सेकेंड, थर्ड और 5 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से निष्कर्ष तर्क निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, वक्तव्य दिया गया है पहला, सेज जर्नल और पुस्तकों दोनों का विख्यात प्रकाशक है। सेकेंड है, सेज के सभी प्रकाशक उच्च गुणवत्ता वाले हैं। तर्क नीचे दिया गया है। फर्स्ट है, सेज गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित करता है। सेकेंड है, सेज ने अल्पतम गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित नहीं किए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वक्तव्य के अनुसार सभी निष्कर्ष सत्य हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया, प्रश्न संख्या 67 से 68 दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रश्न की आकृतियां दी गई हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, उत्तर आकृति। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। बी राइट आंसर बनेगा। इस प्रकार की आकृति आएगी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक परिवार के 4 सदस्य ABCDE और F मनोवैज्ञानिक, प्रबंधन, अधिवक्ता, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर किंतु इस क्रम में नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 क्रम दिया गया है। तो राइट आंसर का आपको चयन करना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डॉक्टर इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलीप ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान की बेटी है। दिलीप तस्वीर वाली लड़की से कैसे संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा, तस्वीर वाली लड़की का भाई दिलीप है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि कोई 36 इंच लंबी कपड़े की पट्टी धोने के बाद सिकुड़कर 33 इंच रह जाती है तो पट्टी अगर 48 इंच लंबी होती तो धोने के बाद कितनी लंबी रह जाती। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन बी, 44 इंच। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित खुले पासे से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, किसी भी घन में एक दूसरे के विपरीत आकृति में कभी नहीं देख सकते। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित संख्या समूहों में रिक्त स्थान पर कौन सी आएगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। जिस प्रकार से 9 × 7 × 3 इक्वल होता है 189, 8 × 9 × 2 इक्वल हो गया 144। उसी प्रकार 3 × 4 × 7, माफ कीजिएगा, उसी प्रकार 3 × 4 × क्वेश्चन मार्क × 96। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल हो जाएगा 96/12। तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि 45/23 बराबर 14 है तो 76/22 इक्वल 17, तो 55/10 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, PQRST और V एक गोल टेबल के चारों तरफ केंद्र की तरह मुंह करके बैठे हैं। T V के सामने बैठा है, P S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, T R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। P के सामने कौन बैठा है। तो राइट आंसर हो जाएगा P के सामने क्यों बैठा है, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 44 है, त्रिकोण विषमबाहु त्रिकोण समकोण त्रिकोण में संबंध किस वेन चित्र द्वारा प्रदर्शित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष मान्यता फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे सामान्यतः शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। वक्तव्य स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मान्यता फर्स्ट है स्थिति गंभीर है, सेकंड है तुरंत कार्रवाई संभव है। तो यहाँ पर निष्कर्ष, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य जानकारी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह शहर कौन सा था? आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर लोथल था। लोथल अहमदाबाद जिले गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, घटोत्कच जिसने 280 से 320 ईस्वी में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था? आपको इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त साम्राज्य। समुद्रगुप्त के प्रथम प्रशस्ति में गुप्त वंशावली का विवरण है और इस अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच 280 से 320 तक था। क्वेश्चन नंबर 48 है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा थियोसोफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। रूस निवासी हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील अल्काट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और 1882 ईस्वी में मद्रास के अडयार में इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन बी मैडम ब्लावस्की। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा लॉर्ड रिपन। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह चोटी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटनी से होकर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदी। इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी भाग सेकंड। इसका राइट जवाब हो जाएगा भाग सेकंड नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11। भाग फिफ्थ में राज्य का प्रावधान है। अनुच्छेद 152 से 237 में इसका प्रावधान है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है 239 से 242 तक। भाग 7 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो 264 से लगाकर 300 तक। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिख। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सेवा। सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, कृषि। भारत में सर्वाधिक व्यक्तियों की आय का प्रमुख स्रोत कृषि पर आधारित है। भारत की कुल कामकाजी आबादी के 40% सर्वाधिक कामगारों को रोजगार कृषि से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगामी कर। क्वेश्चन नंबर 60 है, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर अगला है 61, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया, इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए, जादुई पिटारा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, फरवरी 2023 में घोषित मिस्टी योजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैंग्रोव से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 63, पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई, इसका उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 65 है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एबी के प्रसाद। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 66 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसबी। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के निकटतम पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 69 है, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है, क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के नियरेस्ट नेबर। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर दोस्तों, एक समर्पित कंप्यूटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो वेटवेयर क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है। इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है, VRML फाइलों का एक्सटेंशन है। तो VRML फाइलों का एक्सटेंशन आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, wwrl। क्वेश्चन नंबर 73 है, EMV चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या है? तो ई का अर्थ हो जाएगा यूरोपे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74, MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, Ctrl+Alt+F। अगला क्वेश्चन नंबर 75, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइटल बार, इसका राइट जवाब बनेगा। MS एक्सेल उस वर्कबुक का नाम टाइटल बार पर प्रदर्शित करता है जिसका आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा
ऑप्शन ए ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 79 है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेल लैब्स के द्वारा। इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट के पढ़ने के लिए किया जाता है। OCR टेक्स्ट को वैकल्पिक रूप से कैरेक्टर बाई कैरेक्टर स्कैन करता है, उन्हें मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है और टेक्स्ट को सिस्टम मेमोरी पर स्टोर करता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिट इनपुट यूनिट। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित है, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा 2008 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही आरोही क्रम इनमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आपको फिल करना है, किसको प्रोत्साहित करना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था, तो कब हुआ था आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 जून 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकूट में। क्वेश्चन नंबर अगला 87 है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुक्सा बिजनौर युग्म सही सुमेलित है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक उपन्यास है और इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगल सूत्र जो इनका अपूर्ण था, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद बनेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी, मेहंदी। मेहंदी इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समुदाय और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत हिंदू 79.73% है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पारसी धर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिंजर। इसका राइट जवाब बनेगा। शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था और इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा था। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में हवाई अड्डा दिया गया है, सूची सेकंड में नगर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में पहला ऑप्शन जो दिया गया है बमरौली, तो बमरौली का जो संबंध हो जाएगा इलाहाबाद से हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज। ऑप्शन बी में है चकेरी, चकेरी का कानपुर से हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड से हिंडन, ऑप्शन सी में है तो हिंडन का संबंध जो हो जाएगा गाजियाबाद से। ऑप्शन डी में है फुर्सतगंज, तो फुर्सतगंज रायबरेली ऑप्शन सेकंड से मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा
अगला क्वेश्चन नंबर 93 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है नाभिकीय शक्ति केंद्र, सूची सेकंड में है राज्य दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में है कोटा, तो कोटा रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र है, राजस्थान से इसका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तारापुर, तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में है, ऑप्शन थर्ड से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन सी में है काकरापारा, तो काकरापारा नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है, ऑप्शन सेकंड से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन डी में है नरौरा, नरौरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश से इसका मिलान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नोएडा इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 96 है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामगंगा बांध। क्वेश्चन नंबर 98 है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, इनमें से कौन सी है? तो काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है और इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धान की। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो कब होती है? तो खरीफ फसल की बुआई का समय जून जुलाई के दौरान होता है। इसकी प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा, धान है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, जून जुलाई के दौरान। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो ऐसा मत करिए, लाइक भी करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।